सुप्रभात बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके हिंदी शिक्षक बोल रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं वह चिड़िया जो वसंत पाठ से पढ़ाया गया था, जिसमें सारांश, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में समझाया था। आशा करता हूँ आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, घर में कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसकी जो सीटी और रिवीजन वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट मैं 23 तारीख को ले रहा हूँ, 23 तारीख अर्थात शुक्रवार, और 26 तारीख अर्थात सोमवार को मैं सीटी लूँगा। तो इसी बीच समय को न गंवाते हुए, समय न बर्बाद करते हुए मैं आगे की पाठ की तरफ लिए चलता हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हिंदी में 3 पुस्तक है और सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आगे की पाठ की ओर ले चलता हूँ। जो पाठ बहुत ही आसान है, आप लोग बचपन से ही से पढ़ चुके हैं। हिंदी व्याकरण के पाठ 2, वर्ण विचार। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की प्रयास करिएगा। सबसे पहले है वर्ण विचार। ठीक है, आप लोग पहले भी इसे पढ़ चुके हो। वर्ण विचार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम वर्ण को जानेंगे। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अ आ हर्षे दीर्घई, क ख ग घ इत्यादि, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसे कहते हैं वर्ण। अब देखिए, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण देखिए कौन कौन सा है। अ आ हर्षे दीर्घई ये वर्ण है, ठीक है। क ख ग घ ये वर्ण है। ओके, अब पेज चेंज करिए। यहां देखिए वर्णों के भेद। वर्णों के कौन कौन से भेद हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कौन कौन से भेद हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। ठीक है। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्था और ऊष्म। अब देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। मतलब इसे उच्चारण करते समय मुंह से हवा बिना किसी की सहायता से बाहर निकलती है। स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब बहुत थोड़ा समय लगता है, अल्प समय लगे जेटा उच्चारण करार समय, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, अ, हर्षई, हर्षौ और री। ठीक है। अब देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, मतलब डबल टाइम, ठीक है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ इत्यादि। ठीक है, मतलब ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है इसमें, इसीलिए ये है दीर्घ स्वर। अब देखिए इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण जैसे ओम या हे राम इत्यादि, मतलब समझ, दीर्घ ह्रस्व स्वर से तिगुना समय, मतलब 3 गुना, ठीक है, ट्रिपल टाइम लगता है इसमें, उसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। ओके। अब देखिए अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण अंग और अ है, जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए अनुस्वार। जिस वर्ण के उच्चारण से हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। सिर्फ नाक से बाहर होगा उसे अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक में क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में
हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं अनुनासिक। देखिए, अनुस्वार में मतलब होता है सिर्फ बिंदी, और अनुनासिक में होता है चंद्र बिंदु। यही दोनों में अंतर है, बिंदु और चंद्र बिंदु। ठीक है, इसका सिर्फ नाक से बाहर निकलती है हवा, इसमें नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, यही अंतर है। अब देखिए, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण होती है, या जिन वर्णों का स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इसका जो संख्या है वह है 39, 39। ओके, अब देखिए इसके बाद व्यंजन के भी भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब मुंह के किसी भी भाग को जब जीभ टच करता है, टच छूता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान में है जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि। इसकी संख्या 27 है। अब इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है मध्य में स्थित, माने माझखाने जेटा थाका। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पूरी तरह से मुख के किसी भाग से स्पर्श नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। माने मुखेर कोनो भागेते से टच करे ना, ताके बोले अंतस्थ। ठीक है, इसकी संख्या 4 है। जैसे य, र, ल, व, इसको आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं। এটা মুখেতে তোমরা উচ্চারণ করে দেখতে পারো, जीभ কোনো जगह टच होच्छे ना। इसके बाद है उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे तालवश, पेटकटश, दंतस्स, ह। देखिए, इसका मुंह से उच्चारण करिए, देखिए मुंह से गर्म हवा निकलती है। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। श देखिए क के नीचे हल प्लस पेटकटा स, श। इसी तरह ज से स, त के नीचे हल प्लस र, त्र, और तालवा श के नीचे हल प्लस र, स्र। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर से जब मेल होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर वर्णेर साथे जखन स्वर वर्णेर मेल হয়, मेले सेटाके বলে द्वित्व व्यंजन। ओके, एरपर देखो संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, मतलब स्वर के साथ जब व्यंजन का मेल होता है, तब हम उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, आधा स्वर और देखिए स्वर रहित। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर रहित सहित व्यंजन का जब मेल होता है, स्वस्थ विद्या। ठीक है, इस तरह से पाठ बहुत ही आसान है, और जो आप लोग पहले की कक्षा में भी पढ़ चुके हो, तो अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा, मेरे YouTube को अच्छी तरह से देखिएगा और आवाज़ को सुनकर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पाठ बहुत ही आसान है और आपको रोचक भी लगेगी। धन्यवाद इति।